9th क्लास के बच्चों, आज आपका हम कल वाला लेसन ही पूरा करेंगे। आपका आज है संविधान सभा। इसको समझिए, चुने हुए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का कार्य करती है, उसको हम संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके तुरंत बाद ही देश दो हिस्सों में बट गया था, भारत और पाकिस्तान। और संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई, एक भारत की संविधान सभा और एक पाकिस्तान की संविधान सभा। संविधान सभा को लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान केवल संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को भी व्यक्त करता है। अब कई देशों में संविधान है, परंतु वह क्या कागज के टुकड़े या किसी किताब के दस्तावेज के समान है। कोई भी उसका अनुकरण नहीं करता है। लेकिन हमारे संविधान का अनुभव पूरी तरह से अलग है। इसने पिछली आधी सदी से अधिक की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाया, परंतु किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। और हमारे संविधान की जो एक मतलब यह हमारे संविधान की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह भी है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय सार्वभौम मताधिकार नहीं था। अब इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। लेकिन कांग्रेस के अंदर कई जो राजनीतिक समूह विचारों के लोग थे, सभा में कई सदस्य तो ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे और सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग सम्मिलित थे। यदि इस सभा का गठन सार्वभौम मतकार के द्वारा होता तो इसका स्वरूप बहुत सीमा तक इसी प्रकार का ही होता। जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, यह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम बहुत ही व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर ही आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उस पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चाएं हुई। 2000 से ज्यादा संशोधनों पर विचार किया गया। संविधान निर्माण के लिए 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। अब देखिए, भारतीय संविधान के मूल्य क्या है। भारतीय संविधान को समझने से पहले इसके संपूर्ण विषय को समझना आवश्यक है। इसे समझने के लिए हमारे संविधान और संविधान की प्रस्तावना के विषय में प्रमुख नेताओं के विचारों का अध्ययन करना भी आवश्यक है। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, परंतु संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका
यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के विषय में लिखा था। गांधी जी भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहते थे जो गरीब एवं अधिकारों से वंचित लोगों के लिए लाभकारी हो, जिसमें लोगों का उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग न हो, इसमें छुआछूत, शराब या अन्य नशीली वस्तुओं के लिए कोई स्थान न हो और महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिले। ये महात्मा गांधी के विचार थे। अब भीमराव अंबेडकर के विचार क्या थे? देखिए, ये सभी के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता चाहते थे। संविधान की रचना में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्हें इस बात का डर था कि यदि हम लंबे समय के लिए सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता से इनकार करते रहे तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। अब जवाहरलाल नेहरू जी चाहते थे कि सबके लिए अवसर की समानता, गरीबी, अज्ञानता, बीमारियों की समाप्ति होनी चाहिए और वह चाहते थे कि सभी जिम्मेदार लोग स्वयं को समाज की सेवा में समर्पित करें। अब भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित अन्य महत्वपूर्ण सदस्य, देखिए जो महत्वपूर्ण सदस्य थे, पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। ये अंतरिम सरकार में सूचना एवं प्रसारण, गृह एवं आंतरिक मामलों के मंत्री थे। ये एक वकील और बारदौली किसान सत्याग्रह के नेता थे। इन्होंने भारतीय रियासतों के विलय में बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई थी। अब्दुल कलाम आजाद, ये शिक्षाविद, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। इनकी कांग्रेस एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही अग्रणी भूमिका थी। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। चंपारण सत्याग्रह के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। H.C. मुखर्जी, ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष, प्रसिद्ध लेखक एवं शिक्षाविद थे। बंगाल विधानसभा के भी ये सदस्य थे। सरोजनी नायडू, ये कवित्री, लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ती थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। टी.टी. कृष्णमाचारी, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। उद्यमी, कांग्रेसी नेता और बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक वित्त मंत्री बने। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ये वकील एवं इतिहासकार थे। प्रारूप समिति के ये सदस्य थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। बाद में इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। श्री दुर्गाबाई देशमुख, ये वकील थी और इन्होंने महिलाओं की स्वाधीनता के लिए अनेक आंदोलन किए। आंध्र प्रदेश की महिला सभा की संस्थापक थी और बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की ये अध्यक्ष बने। अब हम देखेंगे संविधान का दर्शन। वे मूल्य जिनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम तथा उसे दिशा निर्देश प्राप्त हुए, ये मूल्य ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। इन्हें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। इन्हीं के अनुरूप भारतीय संविधान की सभी धाराएं बनी। संविधान का आरंभ आधारभूत मूल्यों की एक भूमिका के साथ होता है। इसे प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। देखिए, ये भारत का संविधान है। इसके बारे में देखिए, कुछ समझिए। एक हम भारत के लोग भारत को, इसमें भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने बनाया। 2, प्रभुत्व संपन्न, लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। 3, समाजवादी, समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन, उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून
इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। चौथा, पंथ निरपेक्ष। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। पांचवा, लोकतंत्रात्मक। सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं, उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। छठवां, गणराज्य। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। सातवां, न्याय। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आठवां, स्वतंत्रता। नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं होगी। नवा, समता। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। बंधुता। हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। ये भारतीय संविधान के कुछ नियम थे। देखिए, भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उस समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में तारीख 1949 ईस्वी को, मतलब ये उस दिन ये सब चीज ये बना था संविधान का प्रारूप। समकालीन विश्व के अधिकांश देश अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। संविधान निर्माताओं ने सोचा कि संविधान को लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए तथा समाज में हो रहे परिवर्तनों से दूर नहीं रहना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने इसे पवित्र, स्थायी तथा न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था। इसलिए उन्होंने संविधान में परिवर्तन का प्रावधान रखा। संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। संस्थाओं का स्वरूप। भारतीय संविधान मूल्यों और दर्शन का उल्लेख मात्र नहीं है। संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने का ये प्रयास है। जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिसके अनुसार शासकों को चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी, कौन किस बारे में निर्णय लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए सीमा निर्धारित कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। ये आपका लेसन पूरा हो गया, आपको होमवर्क मिल जाएगा, आप कर लीजिएगा।